ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने फिटर थ्योरी की जो हमारी क्लास चल रही थी उसका जो है पार्ट 9 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो हमारी क्लास है जो फिटर के लिए आई सेकेंड ईयर के लिए है। बाकी अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो फिर आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपका फिटर सेकेंड ईयर के नाम पे प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ आप इसके पहले की वीडियो बिल्कुल आसानी से इकट्ठे एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसका जो PDF आपको कहाँ से मिलेगा और आप ऑनलाइन टेस्ट कहाँ से दे पाएंगे, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा www.globalit.org। और एक और फायदा है कि जो इस बार हम लोग आपको PDF देने वाले हैं ना, उस PDF में मैंने इस बार थोड़ा सा संशोधन किया हुआ है। मतलब इस बार थोड़ा 40-50 क्वेश्चन के इकट्ठे एक PDF रहा करेगा और साथ में जो क्वेश्चन है उसके साथ ही उसका आंसर उसके नीचे रहा करेगा, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ऐसे क्या होता था कि पहले क्वेश्चन हो जाते थे, आंसर बिल्कुल लास्ट में होता था, फिर बच्चे कमेंट करते थे कि सर हमें दिक्कत आ रही है देखने में उसको। क्यों? क्योंकि भाई आपने ऊपर देखा और क्वेश्चन ऊपर देखा, फिर आंसर के लिए फिर नीचे स्लाइड करो, फिर ऊपर आओ, तो दिक्कत होती थी। तो इसलिए हमने इस बार क्या किया है, या तो फिर प्रिंट वगैरह कराना पड़ता था, तो प्रिंट तो करा लेंगे तो आप अच्छी बात है। और वैसे भी हमने कोशिश की इसलिए इस बार कि आंसर साथ के साथ दे दे, इससे क्या होगा कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप वही सामने जो क्वेश्चन होगा उसके साथ में उसका आंसर भी देख पाएंगे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा मैं आपको वेबसाइट के बारे में बता दूंगा कि इस वेबसाइट को आपको यूज कैसे करना है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट का समय लेंगे आपका। सबसे पहले तो आप अपने गूगल में, अपने ब्राउजर में जो है मोबाइल फोन में ग्लोबल आईटी सर्च कीजिए। ग्लोबल आईटी सर्च करते ही सबसे ऊपर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा globalit.org का, ऐसे खुल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, नया टैब ओपन होगा इस टाइप से। और इस टाइप से जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट ITI कोर्स, अगर आप मोबाइल में सर्च कर रहे हैं तो फिर ये ऑप्शन तुरंत नहीं आएगा। मोबाइल में क्या करना होगा, आपको जो राइट साइड है कॉर्नर में 3 लाइनें बनी हुई है ना, उन 3 लाइनों पर आपको क्लिक करना होगा, इन पर। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। फिर आपको ITI कोर्स पे क्लिक कर लेना है। फिर इस तरह से 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सबका कॉलम यहाँ बना हुआ है। और फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, या तो वर्कशॉप, कैलकुलेशन, ड्राइंग वगैरह देखना है तो इन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप, फिटर थ्योरी पे नया टैब ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को स्लाइड करना, नीचे जाते ही आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते फिर नया टैब ओपन होगा इस टाइप से, और आप नीचे को स्लाइड करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से यहाँ देखेंगे नीचे लिखा हुआ मॉक टेस्ट वगैरह, आप यहाँ से क्लिक करके टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। टेस्ट पूरा स्टेप वाइज देखना है आपको, कैसे देना है, क्या करना है। तो उसके लिए मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में दिखाया था। जब पहला पार्ट का मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें पूरा टेस्ट दे करके दिखाया था कि कैसे टेस्ट देना है, कैसे उसका रिजल्ट देखना है, कैसे उसका आंसर देखना है कि आपने कौन सा गलत किया है और उसका कौन सा आंसर सही था। सारा डिटेल पहली वाली वीडियो में तो उसे देख सकते हैं और उसको वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, बाकी PDF वगैरह आपको नीचे मिल जाएगा, ऊपर यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे स्लाइड करके पूरा एक बार आप चेक कर लेना। अब हम लोग चलेंगे अपने स्लाइड की तरफ। आज की जो हमारी क्लास है उसकी पहले क्वेश्चन देखेंगे। आज की क्लास की 81 नंबर पे है। क्या कह रहा है, रिंग गेज का उपयोग क्या है। हालांकि जो आप क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं आपको मैंने पहले भी बताया कि जो भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं उसके सारे ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि अब आप देखना जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना वो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो मैंने पहले क्वेश्चन कराए हैं तो उसको पूरा डिटेल में सॉल्व करा दिया है, तो आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी से रिलेटेड है, तो आप उसको पढ़ चुके। अगर आपने ध्यान से इसके पहले की वीडियो देखेंगे तो ये सब बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि ये कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज। ठीक है, रिंग गेज का उपयोग क्या है, चेक होल डायमीटर। देखिए सबसे पहली बात तो रिंग गेज, मैंने आपको बताया था 2 चीजें। यहाँ पे मैंने इसका फिगर भी ले रखा है जो यहाँ पे पूछ रखा है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन फिगर नहीं, मैंने आपको समझने के लिए लिया हुआ है कि रिंग गेज का क्या उपयोग है। तो मैंने यहाँ पे रिंग गेज दिखा रखा है कि इस टाइप से रिंग गेज होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2 चीजें कि एक रिंग गेज होता है और एक क्या होता है, प्लग गेज होता है। ये दोनों का एक दूसरे का विपरीत काम है ना, रिंग और प्लग। कैसे याद रखेंगे, मैंने बताया था रिंग क्या होता है, उंगली के ऊपर पहनी जाती है। रिंग का मतलब अंगूठी, रिंग का मतलब क्या, अंगूठी। और उसे कहाँ पहनेंगे, उंगली के ऊपर, मतलब बाहरी व्यास को। भाई बाहर पहना जा रहा है, उंगली के ऊपर पहना जा रहा है, तो बाहरी व्यास को चेक करेगा कौन, रिंग गेज। देख रहे हैं यहाँ पे रिंग की तरह बना हुआ है, अंदर होल है, तो किसी भी जॉब पर इसको चढ़ा करके उसके बाहरी व्यास को चेक किया जा सकता है। जबकि प्लग का मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे सॉकेट होता है, सॉकेट के अंदर प्लग हमारा अंदर चला जाता है। ये याद करने का तरीका था जिससे कि आप मतलब कंफ्यूज ना हो ना, कि भाई प्लग हमारा सॉकेट के अंदर चला जाता है, अंदर जा रहा है तो अंदर की माप लेगा। मतलब अगर कहीं पे आंतरिक माप लेना हो, इंटरनल डाया वगैरह चेक करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लग गेज यूज करते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे रिंग गेज की बात करा तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि रिंग का मतलब अंगूठी, अंगूठी ऊपर पहना जाएगा, मतलब बाहरी व्यास चेक करेगा। तो जब पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक होल डायामीटर, कि होल का डायामीटर चेक करेगा, अब आप समझ सकते हो कि भाई होल का डायामीटर चेक करने का मतलब क्या हो गया। होल का डायामीटर चेक करने का मतलब हो गया कि आंतरिक व्यास, किसी होल का डायमीटर चेक करेंगे तो आंतरिक व्यास होगा ना। देखिए आंतरिक व्यास नहीं लिखा है, इसने थोड़ा सा वर्डों के साथ, शब्दों के साथ खिलवाड़ किया है, आपको उलझाने की कोशिश किया है कि होल डायमीटर।
तो होल का मतलब क्या हो गया भाई, किसी छेद के अंदर का माप लेना, अंदर मतलब आंतरिक माप, और आंतरिक माप के लिए प्लग गेज होता है, जबकि हमसे क्वेश्चन में रिंग गेज का पूछ रखा है, तो पहला तो होगा नहीं। ठीक है, अगला कह रहा है चेक शाफ्ट डायामीटर, किसी शाफ्ट का डायामीटर चेक करना। शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट हमारी ठोस लोहे की बनी हुई इस टाइप से होती है, बेलनाकार आकृति का, ये हमारा शाफ्ट होता है। तो अब शाफ्ट का डाया चेक करने के लिए ना, शाफ्ट का व्यास, तो अब शाफ्ट का व्यास चेक करेगा तो भाई ऊपर चेक करेगा ना, ये शाफ्ट होगी, समझ लीजिए इस टाइप से शाफ्ट होती है। अब इसका ऊपर का डाया चेक करेगा, क्योंकि रिंग गेज इस शाफ्ट के ऊपर चढ़ाया जाएगा, इसको चेक किया जाएगा। इसका मतलब यह चीज सही है, क्योंकि रिंग गेज का ही काम ही है बाहरी व्यास को चेक करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भी दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। चेक टेपर्ड शाफ्ट डायामीटर, टेपर्ड शाफ्ट की डायामीटर चेक करना ना। अब देखिए शाफ्ट सिर्फ हमने शाफ्ट मतलब बेलनाकार ले लिया था, टेपर का मतलब कोई शाफ्ट अगर टेपर में है तो टेपर के लिए जो होगा हमारा, तो ये नॉर्मल वाला काम नहीं आएगा ना। टेपर के लिए हमारा क्या होता है, टेपर रिंग गेज आता है। अभी आगे क्वेश्चन में आएगा, आपको फिगर भी मैं दिखा दूंगा इस टाइप से उसका फिगर होता है। ठीक है, अभी अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में भी आएगा आपके, इस टाइप से होता है। और यहाँ पे इसकी सेंटर लाइन मान लीजिए, तो ये टेपर में रहेगा। कैसे रहेगा, टेपर में। इसमें जो होल बना होगा, जैसे इसमें होल नॉर्मल होल बना हुआ है, इसमें होल टेपर में बना होगा, तो वो टेपर में जब बना होगा तो टेपर को चेक करेगा, तो इसको हम लोग टेपर रिंग गेज बोल देते हैं। इसको नॉर्मल रिंग गेज, इसको टेपर रिंग गेज बोलेंगे। जब टेपर रिंग गेज होगा तो टेपर शाफ्ट की व्यास को चेक करेगा, या कह लीजिए बाहरी टेपर को चेक करेगा। वैसे चेक इंटरनल थ्रेड डायमीटर, तो आंतरिक थ्रेड को चेक करना है, तो आंतरिक थ्रेड के लिए आप जानते हैं कि प्लग होता है आंतरिक के लिए, और थ्रेड वाला है तो थ्रेड प्लग गेज रहेगा, तो आंतरिक थ्रेड को चेक कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए, बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि आंतरिक धागे, कभी कभी थ्रेड को धागा लिख देता है, हिंदी में कन्वर्ट करने में इनकी दिक्कत आ जाती है। थ्रेड को चूड़ी कहते हैं, लेकिन कहीं थ्रेड का मतलब धागा भी होता है, तो कभी कभी जब ये लोग कन्वर्ट करते हैं ना तो इसको धागा लिख देते हैं, तो इसलिए मैंने धागा वर्ड हटाया भी नहीं, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में भी ऐसे धागा लिख करके आ जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं हटाया, कि जिससे आपको ध्यान में रहे कि यार धागा लिख रहा है मतलब चूड़ी की बात कर रहा है, थ्रेड को कभी कभी धागा लिख देता है। ठीक है, तो ये आंतरिक चूड़ी की बात कर रहा है। विच गेज इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ इंटरनल थ्रेड, आंतरिक चूड़ी को चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो पहली चीज तो ये मैंने जो आपको बताया था कि भाई रिंग गेज और प्लग गेज। रिंग गेज किस लिए होता है, बाहरी के लिए होता है। किसके लिए होता है, बाहरी के लिए होता है। प्लग गेज आंतरिक के लिए होता है। तो ऑप्शन में हमें क्या ढूंढना पड़ेगा भाई, आंतरिक थ्रेड को चेक करना है, तो हमें ऑप्शन में प्लग वाला ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अगर कहीं पे रिंग आएगा तो साफ साफ गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बाहरी के लिए होता है। जैसा कि पहला ऑप्शन है रिंग गेज, और रिंग गेज किस लिए होता है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था और उसका फिगर भी देखा था, तो रिंग गेज तो पहले ही गलत हो गया, पिछले वाले फिगर में हमने देखा था। स्नैप गेज, ठीक है, स्नैप गेज क्या होता है, तो स्नैप गेज कुछ इस आकृति का ऐसा बना होता है। थोड़ा सा मैं आकृति बना देता हूं, यहाँ पे कोशिश करूंगा। ठीक है, इस टाइप से होता है हमारा स्नैप गेज। इसका काम क्या होता है, किसी भी जॉब की बाहरी माप लेने के लिए। किस लिए होता है स्नैप गेज, बाहरी माप लेने के लिए होता है। जैसे कि किसी चीज की मोटाई माप सकता है, इसे चेक किया जा सकता है। चेक करने के लिए ना मोटाई चेक कर सकते हैं, उसकी चौड़ाई चेक कर सकते हैं, जो इसके अंदर आ जाए, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, या किसी बाहरी शाफ्ट का व्यास भी स्नैप गेज की मदद से चेक किया जा सकता है। बाहरी माप के लिए स्नैप गेज होता है। उसके बाद आता है प्लग गेज। देखिए इस ऑप्शन में पहले तो अगर आप ऑप्शन से क्वेश्चन करना चाहे तो यही कर लेंगे कि आंतरिक थ्रेड की बात किया था, आंतरिक थ्रेड मतलब आंतरिक माप की बात किया था, और आंतरिक माप के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्लग चाहिए होता है। तो ऑप्शन में देखिए इसमें रिंग लगा है, इसमें स्नैप लगा है, इसमें सेंटर लगा है, प्लग सिर्फ इस वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो आप ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई प्लग गेज होगा, अगर नॉर्मल प्लग गेज होगा तो नॉर्मल प्लग गेज कुछ इस टाइप से बना होता है। नॉर्मल प्लग गेज इस टाइप से बना होता है हमारा। ठीक है, इसके एक साइड जो होता है थोड़ा सिलेंडर वाला हिस्सा लंबा होता है, और एक साइड जो होगा हमारा सिलेंडर वाला भाग छोटा होगा लंबाई में। ठीक है, तो जो लंबा वाला होता है इसे गो सीधा कहते हैं, जो छोटा वाला होता है इसे नो गो कहते हैं। तो यह हो गया नॉर्मल वाला हमारा क्या, प्लग गेज। तो यह किसी होल की आंतरिक माप को चेक करेगा। किसको चेक करेगा, होल की आंतरिक माप को। लेकिन अगर इसी पर थ्रेड काट दिया जाए, जो इसका प्लेन भाग था इस पर क्या करे, थ्रेड काट दे, तो गो नो गो तो वही रहेगा, बस इस पर थ्रेड काट दिया हमने, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया, थ्रेड कटा हुआ। जब थ्रेड काट देगा तो अब यह पहले आंतरिक व्यास को चेक कर रहा था, अब आंतरिक थ्रेड को चेक करेगा। कहीं पे आंतरिक चूड़ी कटी हुई है तो अब उसको चेक करेगा, क्योंकि पहले सिर्फ प्लग गेज था, यह वाला फिगर था तो सिर्फ प्लग गेज था।
ठीक है, नॉर्मल जब था, थ्रेड नहीं कटी हुई थी। जब हमने इसी पे थ्रेड काट दिया तो अब यह थ्रेड प्लग गेज हो गया। जब थ्रेड प्लग हो गया आपका, तो आंतरिक व्यास की जगह आंतरिक चूड़ी को, आंतरिक थ्रेड को चेक करेगा, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सेंटर गेज क्या होता है, ठीक है, सेंटर गेज को भी देख लेते हैं। सेंटर गेज हालांकि मैंने पहले बताया भी है कि इसमें जो होता है हमारा दोनों साइड, एक साइड ऐसे भी टाइप से बना होगा इंटरनल, फिर ऐसे ग्रूव कटा होगा, ठीक है, इस टाइप से होता है, ठीक है। ये जो होता है इसका एंगल 60 डिग्री होता है, और इधर वाला जो होता है यह भी 60 डिग्री जनरली रहता है। एक 55 डिग्री वाला होता है, एक 47.5 डिग्री वाला होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो मैंने बताया था थ्रेडिंग टूल को चेक करने के लिए। जो थ्रेड काटने वाले टूल होते हैं, सिंगल पॉइंट वाले कटिंग टूल, जो हमारे लेथ मशीन पे यूज की जाती है। लेथ मशीन पे सिंगल कटिंग पॉइंट वाला जो थ्रेडिंग टूल होता है, उसको चेक करने के लिए, मान लीजिए हमें 55 डिग्री वाला कोण काटना है, या 60 डिग्री वाला मीट्रिक थ्रेड काटना है, या 47.5 वाला बीए थ्रेड काटना है, तो हम उसी हिसाब से जो हमारा कटिंग टूल होगा उसका एंगल सेट करेंगे थ्रेड काटने के लिए। तो वह थ्रेड जो हमारा कटिंग टूल है, जो थ्रेडिंग टूल है, उसका एंगल सही है नहीं, उसको सेंटर गेज से चेक कर सकते हैं। या फिर लेथ मशीन पर जो सेंटर लगा होता है, सेंटर आपका जो होता है टेपर्ड सैंक होती है, और आगे इस टाइप से कोनिकल बना होता है। तो यह जो सैंक टेपर होती है इसकी, और आगे वाला जो इसका भाग होता है कोनिकल इस टाइप से बना होता है, और इसका एंगल जनरली हम 60 डिग्री यूज करते हैं। 60, 75, 90 तीनों होता है, पर साधारणतः हम 60 डिग्री यूज करते हैं। तो इसके जो सेंटर है, जो लेथ मशीन पे डेड सेंटर है, लाइफ सेंटर यूज किया जाता है, उसके भी एंगल को इसके द्वारा 60 डिग्री वाले से चेक किया जा सकता है। उसको इसमें, इसके आगे वाले भाग में आप चेक कर सकते हैं इसमें डाल करके, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा किसका, सेंटर गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, यहाँ फिगर दिखा रखा है कि इस गेज का नाम क्या है। तो अभी आपको देख के पहचान जाना चाहिए, क्योंकि इसको मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था कि भाई ये क्या है आपका। इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखना होता है, देखिए टेपर में है ना, देखिए ये नॉर्मल ऐसे बना हुआ, और यहाँ पे देखिए ऐसा क्या दिखाया गया, ऐसे और ऐसे, और आपको देख के लग रहा होगा कि इधर पतला है, इधर पतला है, और इधर चौड़ा है। तो इसका मतलब टेपर में है, तो ये क्या होगा आपका यह। और भाई कोई भी जॉब इसके अंदर चला जाएगा ना, मतलब जॉब की बाहरी चीज को चेक कर रहा है, तो बाहरी चीज को चेक करेगा, तो मतलब वो क्या होगा, रिंग गेज होगा। और चूंकि टेपर में होल बना हुआ है, तो टेपर को चेक करेगा, तो टेपर रिंग गेज होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका टेपर रिंग गेज, ठीक है। रिंग गेज सिर्फ कौन सा है, तो देखिए रिंग गेज वाला फिगर है जो अभी हमने पीछे देखा था। रिंग गेज का मतलब भी जाना था, रिंग गेज में भी दो आते हैं, देखिए गो रिंग गेज है। नो गो वाले में क्या होता है, वो भी सेम ऐसे ही होता है जैसे ये बना हुआ है। नो गो वाला भी सेम ऐसे ही होता है, बस इसकी अपेक्षा अधिक लंबा होता है, और बीच में एक ग्रूव भी कटा होता है। बाकी ऐसे ही उस पर भी नर्निंग की गई होगी। यह हमारा नो गो वाला रिंग गेज हो जाएगा, ठीक है, होल बना होगा हमारा, तो इस टाइप से। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, ये फिगर मैंने थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बनाया है, इस टाइप से होना चाहिए था। तो यह हो जाएगा हमारा नो गो वाला, इसमें बीच में सर्कुलर ग्रूव होता है, और उसकी अपेक्षा अधिक लंबाई में होता है। तो गो और नो गो दो रूप में पाए जाते हैं, रिंग गेज हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं हमारा जो लंबा वाला है वह क्या है, नो गो है, लंबा वाला नो गो है। जबकि इनमें उल्टा होता है, जो हमारे प्लग गेज वाले होते हैं, प्लग गेज में जो लंबा वाला होता है वह गो होता है, छोटा वाला नो गो होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखना है, जो बड़ा वाला सिरा होता है, जो लंबा वाला सिरा होता है, वह प्लग गेज में गो होता है, और छोटा वाला नो गो होता है। जबकि रिंग गेज में इसका जस्ट उल्टा होता है। रिंग गेज में देखेंगे आप, तो जो लंबा वाला सिरा होगा, जो लंबा वाला बड़ा वाला होगा, वह नो गो होगा, और छोटा वाला गो वाला होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। रिंग गेज हो गया। स्नैप गेज, स्नैप गेज का फिगर देख लीजिए, अभी मैंने पीछे बताया भी कि यह बाहरी माप वगैरह को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनल थ्रेड गेज, थ्रेड वगैरह आंतरिक चूड़ी चेक करने के लिए, जैसे कि आपका थ्रेड प्लग गेज होता है, उस टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। विशेष आयाम के लिए मतलब कोई स्पेसिफिक डायमेंशन, किसी साइज के डायमेंशन को बनाने के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए हम कौन सा प्रोसीजर जो होता है, सेलेक्ट द स्लिप गेज, ठीक है। तो कोई विशेष आयाम बनाने के पर्टिकुलर डायमेंशन का साइज का स्लिप गेज को तैयार करने के लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं, बिल्ट विथ ग्रेट एक्यूरेसी, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक। तो देखिए ब्लॉक का तो हम ध्यान रखते हैं कि जब भी हम स्लिप गेज को मतलब हम एक दूसरे से जोड़ करके बनाते हैं, उसको बताया था हमने, रिंगिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंगिंग। कहीं पे रिंगिंग भी लिखा होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे रिंगिंग, कहीं कहीं रिंगिंग भी लिख देता है। तो जो भी हो उसको ध्यान रखिएगा, रिंगिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो जब हम स्लिप गेज को
एक दूसरे से जोड़ते हैं। मैंने बताया था आपको कि ऐसे सीधा, जैसे यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ फिगर मैंने ले रखा है समझने के लिए कि देखिए दो स्लिप गेज है, एक दूसरे से पहले हमने क्रॉस में रख लिया, फिर इन दोनों को एक सीध में घुमाते हैं, फिर पीछे ले जाते हैं जैसा कि यहाँ पीछे, फिर इसको आगे खिसका करके बिल्कुल दोनों को एक सीध में ले आएंगे, तो इनके बीच का वायु खत्म हो जाएगा, एयर नहीं रहेगी इनके बीच में, तो वैक्यूम की वजह से दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो ये होता है हमारा स्लिप गेज को एक दूसरे से जोड़ करके तैयार करना। तो हमें जितने, मान लीजिए हमें 20 mm का तैयार करना है, जितनी भी तैयार करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम ब्लॉक रहे, मतलब कम से कम ब्लॉक में हम इस डायमेंशन को प्राप्त कर लें। ये कोशिश रहती है हमारी, तो मिनिमम ब्लॉक रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन पूछ रहा है कि विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है, या प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है, क्या अधिक रखेंगे कम रखेंगे, ये चीज नहीं पूछ रहा हमसे। तो लास्ट में देखेंगे लिख रहा है, जैसे इसको भी देख लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक की अधिकतम संख्या, नहीं ब्लॉक हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम रहे, और स्टार्ट रिंगिंग विथ लार्ज साइज स्लिप गेज। ये चीज मैंने पहले भी शायद बताया था क्वेश्चन में कि हम कोशिश करते हैं, रिंगिंग का मतलब दो स्लिप गेज को जोड़ना, तो हम कोशिश करते हैं स्लिप गेज को जोड़ते समय कि पहले क्या, लार्ज साइज स्लिप गेज की बड़ी स्लिप गेज से शुरू करें। अगर हमारे पास कई ब्लॉक में है, अगर हमारे पास जो स्लिप गेज है अलग अलग ब्लॉक टाइप का होगा ना भाई, इस टाइप से अलग अलग साइज के होंगे, ठीक है, एक इस साइज का हो गया, एक इससे भी बड़ा हो गया, एक इससे भी बड़ा हो गया, मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे अब हमारे पास 3 स्लिप गेज इन्हें जोड़ना है, तो ऐसा नहीं है कि पहले इस छोटे वाले को इससे जोड़ेंगे फिर इससे जोड़, भाई गड़बड़ हो जाएगा ना, छोटा छोटा जुड़ गया, जब बड़े वाले को इसके साथ घुमाना चाहोगे तो अलग हो जाएंगे, छूट जाएंगे, दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कभी भी जब, मतलब आप नॉर्मल अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि भाई पहले अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर एक भारी वर्क पीस को इसके साथ घुमाना हो तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले बड़े स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करते हैं, मतलब जो पहले बड़ा वाला है, फिर उससे जो छोटा है, फिर उससे जो छोटा है, ऐसे जोड़ते जाते हैं क्रमवाइज ना। पहले सबसे बड़ा वाला लेंगे, उसके साथ उससे छोटे वाले को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटे वाले को, इस टाइप से, मतलब पहले जो रिंगिंग शुरू की जाएगी किससे, बड़ी स्लिप गेज से शुरू की जाएगी। यही चीज हमें ध्यान रखना है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है। अगर दो पार्ट्स हमारे आपस में मिलने वाले हैं, दो पार्ट्स हमारे आपस में क्या है, मिल रहे हैं, तो उनकी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर हो, बिल्कुल सही तरीके से, उनके बीच में ज्यादा वो फ्रिक्शन वाली दिक्कत ना आए कि भाई फिटिंग में दिक्कत आएगी ना अगर सही से उनकी क्या फिनिशिंग नहीं होगा, उनकी एक्यूरेसी सही नहीं होगी। तो ये फिट की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कि जिससे दोनों पार्ट्स आपस में सही से फिट हो जाए, दो मिलने वाले पार्ट जैसे शाफ्ट और होल हमारे आपस में मिलते हैं, तो उनके बीच कौन सी प्रक्रिया की जाएगी, फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग और लैपिंग। तो आपको मालूम होगा कि जो लैपिंग होता है हमारा, इन सभी की अपेक्षा, भाई फाइलिंग, ग्राइंडिंग, टर्निंग की अपेक्षा सबसे अधिक एक्यूरेसी किससे प्राप्त होती है, लैपिंग से प्राप्त होती है। लैपिंग हमारा एक प्रिसीजन कह सकते हैं प्रिसीजन फिनिशिंग वाला है। कौन सा है, प्रिसीजन फिनिशिंग हमारा एक प्रोसेस है, प्रिसीजन फिनिशिंग। प्रिसीजन फिनिशिंग का मतलब क्या हो गया कि सूक्ष्म, जो बहुत ही एक्यूरेसी में फिनिशिंग करें, प्रिसीजन फिनिशिंग वाला हमारा लैपिंग होता है। इसमें मैंने बताया भी था आप लोगों को पहले कि इसमें 50 से लेकर के 800 mm तक के साइज वाले हमारे जो होते हैं अब्रेसिव पार्टिकल यूज किए जाते हैं। ठीक है, किसमें, लैपिंग में। इसमें जो होता है हमारा जो मटेरियल होता है बहुत कम काटा जाता है, जिससे कि उसमें क्या होती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस वजह से लैपिंग हमारा प्रिसीजन फिनिशिंग में आएगा और इसी का यूज किया जाएगा। कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है, तो लैपिंग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कह रहा है, हार्डेंड स्टील और कास्ट आयरन के लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है, किस अब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। क्योंकि भाई जब हम लैपिंग करेंगे तो उसमें मैंने बताया भी ना, अब्रेसिव पार्टिकल यूज करते हैं। तो किसका अब्रेसिव पार्टिकल कब यूज किया जाता है, अलग अलग टाइप, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरान कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड भी यूज करते हैं, डायमंड का भी अब्रेसिव यूज किया जाता है। लेकिन कब किसका यूज करेंगे, ये चीज हमें ध्यान देनी। तो अभी मैं यहाँ पे आपको इन सब के बारे में बताऊंगा, उनको आप कहीं कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना और उसको जरूर याद रखिएगा, तभी क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सारे ऑप्शन को क्लियर कर देंगे कब किसका यूज करना है, तो अपने कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे किसको पहले पूछा था, हार्डेंड स्टील और कास्ट आयरन की बात किया था। हार्डेंड स्टील और कास्ट आयरन, हार्डेंड स्टील तो हार्ड स्टील, कास्ट आयरन आपका ब्रिटल होता है, और जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है यह भी हमारा कठोर और ब्रिटल होता है। तो इसीलिए इसी का यूज किया जाता है हार्डेंड स्टील और कास्ट आयरन के लिए। हार्डेंड स्टील और कास्ट आयरन के लिए किसका यूज करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि अधिक मात्रा में धातु काटनी हो, अधिक मात्रा में कटाई करने के लिए, धातु काटने के लिए, कटाई करने के लिए, ठीक है, तब भी हम सिलिकॉन कार्बाइड यूज करेंगे।
और अगर वही क्या बात करें फिनिशिंग की कि किससे हमें अच्छी फिनिशिंग प्राप्त होगी, अगर उच्च कोटि की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग चाहिए हो तो उसके लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए, एक अच्छी फिनिशिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस चीज को भी नोट कीजिएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ। एल्युमिनियम ऑक्साइड में हमारा दो आता है, देखिए एक फ्यूज्ड होता है, एक अनफ्यूज्ड होता है। दो एल्युमिनियम आता है, ठीक है। एक फ्यूज्ड होता है, एक अनफ्यूज्ड एल्युमिनियम होता है। तो दोनों की हम बात कर लेंगे कि कहाँ पे, ये समझ लीजिएगा अनफ्यूज्ड एल्युमिनियम, ठीक है, कहाँ पे यूज होता है। जो फ्यूज्ड एल्युमिनियम होता है हमारा, ये सॉफ्ट के लिए यूज होता है, सॉफ्ट स्टील या माइल्ड स्टील भी कह सकते हैं। सॉफ्ट स्टील या माइल्ड स्टील, और किसके लिए होगा? नॉन फेरस, अलौह धातु के लिए। आई बात समझ में? नॉन फेरस मेटल के लिए और सॉफ्ट स्टील या माइल्ड स्टील के लिए यूज किया जाता है फ्यूज्ड एल्युमिनियम। जबकि अनफ्यूज्ड वाला हमारा उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए, किसके लिए? उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए। मैंने अभी बताया था आपको कि जो हमारा एल्युमिनियम वाला होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, वो उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए किया जाता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड दो हो गया, फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड। फ्यूज्ड वाला मैंने बता दिया, अनफ्यूज्ड वाला बता दिया। बोरान कार्बाइड, इस पर ध्यान दें, बोरान कार्बाइड कहाँ होता है? तो ये हमारा डाई व गेज, जो अभी हम गेज पढ़ रहे हैं ना, स्लिप गेज, जो भी गेज पे पढ़ रहे थे पीछे, रिंग गेज, स्लिप गेज, अगर इनकी लैपिंग करनी हो तो उसके लिए बोरान कार्बाइड यूज किया जाता है। तो डाई व गेज की लैपिंग के लिए हम यूज करते हैं बोरान कार्बाइड। आई बात समझ में? और एक चीज और इसमें ध्यान देना कि जो बोरान कार्बाइड है हमारा ना, ये कठोरता में हीरे के बाद दूसरा स्थान इसी का है। सबसे ज्यादा कठोर डायमंड होता है, हीरा होता है, सब लोग जानते हैं। उसके बाद इसी का नंबर आता है डाई व गेज, सॉरी, बोरान कार्बाइड की, ठीक है। और इसमें एक और दिक्कत है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा अब्रेसिव पार्टिकल है जिसमें जो महंगा है लेकिन उत्कृष्ट कटाई के गुण नहीं, मतलब कटाई के गुण उतने अच्छे नहीं है और महंगा भी है। तो यही है बोरान कार्बाइड, कि बहुत महंगा पड़ता है और उसके कटाई के गुण भी उतने अच्छे नहीं है। इसको भी नोट कर लेना ना, कि महंगा है और कटाई के गुण उतने अच्छे नहीं है, कटाई के गुण अच्छे नहीं है। कठोरता में हीरा के बाद दूसरा स्थान होता है, इसको भी नोट कीजिएगा। बाकी एक और रह गया आपका डायमंड। डायमंड अब्रेसिव भी होता है, इसको भी बता ही देते हैं, यहीं पे काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। डायमंड वाले में क्या होता है? डायमंड हमारा यूज किया जाता है छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए। अगर हमें छोटे होल की, छोटे सुराख की या छोटे होल की लैपिंग करना है तो हम इसका यूज करते हैं डायमंड का, ठीक है। या फिर टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक की लैपिंग के लिए, इसको भी नोट कीजिएगा, टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है, और सॉरी सी रहेगा यहाँ पे, सिरेमिक, ठीक है। तो इसकी लैपिंग के लिए या छोटे सुराख की लैपिंग के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। तो ये पूरा क्लियर होगा, इसको जरूर नोट कीजिएगा और सबको आपको अच्छे से याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन सही से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? देखिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पूछ रहा कि कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में क्या होता है? जो टूल है, टूल की बात कर रहा, जो हमारा कटिंग टूल है वह साथ साथ में रोटेट भी करेगा और रेसिप्रोकेट। देखिए, रेसिप्रोकेट का मतलब है कि आगे पीछे की गति। अगर कहीं पर आगे पीछे की गति हो रही है तो उसको रेसिप्रोकेट मोशन बोलते हैं ना, आगे पीछे, ठीक है। जैसे हेक्सा से आप कटाई करते हो तो आगे पीछे करते हो ना, तो रेसिप्रोकेट मोशन हो गया। तो वही चीज कह रहा है कि टूल हमारा रोटेट भी हो और रेसिप्रोकेट भी हो। किसमें होता है? ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग में देखेंगे जो ड्रिल बीट होती है हमारी ड्रिल मशीन में, वो रोटेट करती है और नीचे को जाती है, सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाती है, वापस। तो ऐसा थोड़ा कि आप ड्रिल मशीन को ऐसे ऐसे चलाते हो, आगे पीछे गति होनी चाहिए ना, कि ड्रिल मशीन घूम भी रहा हो और ऐसे ऐसे चल रहा हो, नहीं, ड्रिल मशीन घूम तो रहा होता है, तो सही हुआ, टूल रोटेट करता है और वो सीधे नीचे को जाता है, मतलब सीधे फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाता है और गति करता है। लेकिन रेसिप्रोकेट मोशन नहीं करता, घूमता है लेकिन रेसिप्रोकेट नहीं हो, लगातार आगे को जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नहीं सही हो सकता। थोड़ा सा इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ड्रिलिंग में। तो ड्रिलिंग क्यों नहीं सही होगा मैंने आपको बताया। होनिंग, देखिए ये जो फिगर मैंने ले रखा है ये होनिंग का है। होनिंग भी ड्रिल की तरह ही दिखने वाला ही लग रहा है ना, जैसे ड्रिल में होता है। ड्रिल मशीन में भी हम होनिंग को लगा करके यूज कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है, ड्रिल चक में, ड्रिल के आर्बर पेट। तो यहाँ पे देखिए होनिंग स्टोन ऐसे लंबे लंबे लगे होते हैं जो कटाई करते हैं। जो होनिंग टूल होता है हमारा, जब ड्रिल मशीन में लगाएंगे तो गोल गोल घूमेगा,
ठीक है। तो यह रोटेट करता है, प्लस इसके द्वारा जब हम किसी होल की फिनिशिंग करते हैं तो इसको आगे पीछे की गति देते हैं। क्या करते हैं, होल में हम इसको आगे पीछे, टूल घूमता रहता है ड्रिल मशीन में, समझ लीजिए रोटेट कर रहा है और हम इसको आगे पीछे करते रहते हैं, मतलब रेसिप्रोकेट मोशन देते रहते हैं। तो वो किस में होता है, होनिंग में होता है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। लैपिंग आपका अलग टाइप का आपको मैंने दिखाया था, इसमें अगर किसी जॉब की, राउंड जॉब को भी अगर लैपिंग कर रहे होते तो जैसे लेथ मशीन में हमने जॉब को बांध दिया, अब जॉब गोल गोल घूम रहा है और हमने हाथ में ले लिया लैप करने वाला और उसको हम आगे पीछे रेसिप्रोकेट मोशन देते हैं। तो इसमें जॉब घूम रहा है और हम जो टूल है उसको हाथ से मोशन दे रहे हैं रेसिप्रोकेट, दोनों अलग अलग हो गया। लेकिन आप क्वेश्चन में पूछा था कि टूल ही जो है वही रोटेट भी करना चाहिए, वही रेसिप्रोकेट करना चाहिए, इसीलिए होनिंग सही होगा। ठीक है। ग्राइंडिंग में क्या होता है, ग्राइंडिंग में हमारी ग्राइंडिंग मशीन रोटेट कर रही होती है और हम जॉब को आगे पीछे करते हैं, रेसिप्रोकेट मोशन देते हैं। तो इसमें भी दोनों अलग हो गया, टूल जो है वो रोटेट कर रहा है, जॉब रेसिप्रोकेट कर रहा है, दोनों अलग अलग, सिर्फ टूल ही दोनों काम नहीं कर रहा है। जबकि इसमें क्या है, होनिंग वाले में टूल ही रोटेट भी करता है और टूल ही रेसिप्रोकेट भी करता है, इसीलिए हम होनिंग सही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। हमारा रिंग लैप अलग अलग टाइप का आता है, रिंग टाइप का आता है, एक बुश टाइप वाला भी आता है, स्लिप बुश टाइप का होता है। ठीक है। तो उस टाइप से हमारे अलग अलग होते हैं। यहाँ पे रिंग प्रकार वाला पूछा हुआ है कि जो रिंग प्रकार के लैप होते हैं उसमें छेद क्यों प्रदान किया जाता है। तो यह फिगर मैंने आपको वही समझाने के लिए लिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है, तो देखिए ये हमारा फिगर है, यह रिंग टाइप का हमारा क्या है, लैप है। कौन सा रिंग टाइप का, जो बाहरी किसी भी बेलनाकार जॉब की बाहरी सरफेस पे हमें लैपिंग करनी हो तो यह रिंग लैप यूज किया जाता है। यह एडजस्टेबल टाइप रिंग लैप है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू की मदद से अगर यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है तो अगर हम इस स्क्रू को टाइट करेंगे तो इसका साइज, समझ रहे हैं ना, स्लॉट कटा है, जब दबेगा तो साइज कम होगा और जब इसको फैलाएंगे मतलब ढीला करेंगे तो फैलेगा तो साइज बढ़ेगा। तो मतलब इसके साइज को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है, इसलिए इसको एडजस्टेबल रिंग लैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल रिंग लैप बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें होल बना हुआ है यहाँ पे ना, तो ये जो होल है क्यों बना हुआ, तो यह होल बना हुआ लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए। जो हमारा लैपिंग कंपाउंड है, लैपिंग कंपाउंड क्या होता है, तो मैं इसके पहले के क्वेश्चन में भी कई बार बता चुका हूं कि जो लैपिंग कंपाउंड होता है, लैपिंग कंपाउंड में हमारे लैपिंग व्हीकल आते हैं। क्या आते हैं, लैपिंग व्हीकल आते हैं और अब्रेसिव पार्टिकल आते हैं, दोनों चीजें आती हैं किसके अंदर, लैपिंग कंपाउंड के अंदर। लैपिंग व्हीकल के रूप में हम ऑयल या ग्रीस यूज कर सकते हैं, ऑयल या ग्रीस, और अब्रेसिव पार्टिकल के रूप में अभी हमने पढ़ा था एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, जिसके भी कण हो हमारे नुकीले धार वाले, उनको ले लेते हैं। तो ग्रीस और इस कण को आपस में मिला करके पेस्ट के रूप में बनाते हैं, उसी को लैपिंग कंपाउंड कहते हैं। तो उन्हीं लैपिंग कंपाउंड को इस होल में पकड़ा जाता है। ठीक है। और जब हम इस स्क्रू का मतलब आगे पीछे करते हैं तो क्या होता है उसको भी मैं बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। होल किस लिए यूज किया गया, लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी है आपका, होल्ड लैपिंग कंपाउंड, लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए। और इससे क्या फायदा होगा, तो इसकी मदद से एक तो हमने साइज को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया, भाई स्क्रू को टाइट लूज करके लैप के साइज को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है। प्लस जो हमने लैपिंग कंपाउंड इसमें पकड़ रखा है, जो लैपिंग कंपाउंड हमने इसमें पकड़ रखा है उसकी फीडिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फीडिंग का मतलब जब इसको टाइट करेंगे तो ज्यादा इसके संपर्क में आएगा, जब दबेगा बात ये बाहर को आएगा, छोटा होगा तो ज्यादा संपर्क में आएगा, जिस स्क्रू को लूज करेंगे तो पीछे को होगा तो कम संपर्क में आएगा। तो मतलब जो हमने यहाँ पे लैपिंग कंपाउंड पकड़ रखा है, इनके फीडिंग को भी इस स्क्रू की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। स्क्रू एक तो हमारा क्या करेगा, साइज को एडजस्ट करेगा, दूसरा लैपिंग कंपाउंड के फीडिंग को भी कंट्रोल करेगा। और होल का काम क्या है, उसका काम है लैपिंग कंपाउंड को पकड़ करके रखना, मतलब इसमें लैपिंग कंपाउंड भर जाएगा जिससे कि वो लैपिंग करे। तो दोनों में अंतर आपको सही से समझना होगा कि इसमें जो यह स्लॉट कटा हुआ है यह किस लिए है और जो यह होल बना हुआ है यह किस लिए है। ठीक है। तो होल जो बना हुआ है वो लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए है, जबकि इस रिंग लैप में जो स्लॉट कटा हुआ है यह वाला, इसकी मदद से हम एक तो साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरा इन लैपिंग कंपाउंड के फीडिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है शाफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की की में अग्रभाग वक्रता है। शाफ्ट सतह से प्रतियोगिता, इंग्लिश वाला पढ़िएगा ज्यादा समझ में आएगा। विच टाइप ऑफ की, किस प्रकार की हैज वन फेस कर्वेचर, मतलब कौन सी ऐसी की है जिसका एक फेस कर्व टाइप का होता है। टू मैच शाफ्ट सरफेस, शाफ्ट की सरफेस से मैच करने के लिए। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो ध्यान आएगा कि मैंने पीछे आपको बता रखा था कि मेन हमारी दो की होती है, शंख की और
सैडल की, हम दो ही की बात करते थे, जबकि आपकी टेपर की भी, सर्कुलर टेपर की जो भी आ जाती है सभी की हम जनरली दो की ज्यादा बात करते हैं, शंख की और सैडल की। मैंने बताया था शंख की कहाँ यूज होता है, जहां पर शाफ्ट और हब दोनों में खांचा कटा हो, शंख की यूज करते हैं। जहां शाफ्ट में खांचा काटने की जरूरत नहीं हो, शाफ्ट हमारे कमजोर ना, कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है, तो वहां पे सैडल की यूज किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा कटा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि यह हमारी शाफ्ट हो गई, तो इस पे कोई खांचा नहीं है, और इसके कुछ भाग को बिल्कुल प्लेन कर दीजिए, मतलब फाइल से घिस करके थोड़ा सा एक भाग प्लेन कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर बैठ सके। और इसके ऊपर जो हमारा हब होता है, हब के रूप में पुली या गियर, सिर्फ और सिर्फ उसमें खांचा कटा होता है। तो एक होता था हमारा सैडल की में भी दो था, फ्लैट सैडल की। तो जब हम शाफ्ट को थोड़ा सा घिस देते थे कि की वहां पर बैठ सके, तो वहां पर जो की यूज किया जाता था इस टाइप से होती थी, बिल्कुल पैरेलल, और इसको ही हम क्या बोलते थे, फ्लैट सैडल, फ्लैट सैडल की बोलते थे। हालो कब बोलते थे कि अब हम इसमें क्या करेंगे, शाफ्ट को घिसेंगे भी नहीं। यहाँ पे तो हमने थोड़ा सा शाफ्ट को घिसा था जिससे कि की को बैठने के लिए जगह मिल जाए, लेकिन हालो वाले में हम शाफ्ट को नहीं घिसते, जैसा शाफ्ट है सेम टू सेम वैसा ही छोड़ देते हैं। बस क्या करते हैं, जो हमारी की है, जो हमारी, यहाँ बना देता हूँ फिगर, की है, ये हमारा की हो गया ना, तो जो हमारा की है उसके आगे वाला जो सिरा है ना, उसको हम क्या करते हैं, जो शाफ्ट पे या जो कर्व बना हुआ है, इसी कर्व में इसको भी बना देते हैं, जिससे कि यह बिल्कुल इस पे बैठ सके। तो देख रहे हैं ना, कौन से की में इसको क्या बोलते थे, इसको फ्लैट बोलते थे, और इसको हालो बोलते थे कि खोखला टाइप का हो गया। तो हालो सैडल की, हालो सैडल की, यही तो था। तो इस यही क्वेश्चन में पूछा भी था कि विच टाइप ऑफ की हैज वन फेस कर्व, कि कर्वेचर मतलब कौन सी की में एक फेस कर्व टाइप का बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि वो किस में बना हुआ, हालो सैडल की में बना हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, हालो सैडल की। ठीक है, बाकी शंख की आप जानते ही है, नॉर्मल की होती है, इस टाइप से नॉर्मल की होती है, शाफ्ट और हब दोनों में फिट की जाती है, मतलब आधा खांचा, इसका आधा हिस्सा शाफ्ट में होता है और आधा हब में होता है। फ्लैट सैडल की अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया क्या है, फ्लैट सैडल की। सर्कुलर टेपर की क्या होता है, इस टाइप से बनी होती है, वृत्ताकार होती है, सर्कुलर टेपर होती है। क्लियर समझ में आया? ये मैंने बताया भी था कि लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए होता है। किसके लिए यूज किया जाता है, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए, जहां कम पावर ट्रांसमिट करनी हो। और इसको मैंने फिगर भी दिखाया था आप लोगों को कि जो हमारा शाफ्ट होता है और जो हब होता है उसमें ऐसे सर्कुलर बना होता है ना, ये शाफ्ट हो गया और यह हब हो गया। तो यहाँ पर ऐसे खांचा, आधा अर्धवृत्ताकार खांचा शाफ्ट में और आधा अर्धवृत्ताकार खांचा हब में कटा होता है, और इसमें फिर इस की को लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस की का नाम क्या है। देखिए ये वाला, इसको मैंने आपको समझने के लिए लिया हुआ है, इसको भी बाद में देखेंगे। हमसे इसका पूछ रहा है कि इस की का नाम क्या है। तो आप देखिए ये की कैसी है, इसमें कहीं पर भी नहीं दिखाया गया। जैसे टेपर होता तो लिखा रहता है 1 संबंधित 100, या हल्का सा टेपर दिखता है, पर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है, कोई टेपर नहीं, बिल्कुल प्लेन की, बिल्कुल पैरेलल बनी हुई है। तो ये कौन सी की हो जाएगी। और यहाँ पर फिगर में दिखाया जा रहा है कि यह की जो है आधा शाफ्ट के अंदर है और आधा इसके ऊपर जो पुली या गियर या हब का मतलब पुली या गियर जो भी इसके ऊपर लगा हुआ है, तो आधा हब में है आधा शाफ्ट में है। इसका मतलब जरूर कौन सी की है, शंख की है। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप से तो आपकी फ्लैट सैडल की भी होती है, लेकिन वो शाफ्ट के अंदर नहीं जाती, वो सिर्फ और सिर्फ हब में जाती है। लेकिन आप फिगर में दिखा रहा है कि आधा या शाफ्ट के अंदर घुस गई है और आधा हब में घुस गई है। इसका मतलब यह शंख की के अंतर्गत आएगा, दोनों में है तो यह शंख की के अंतर्गत आएगा। और चूंकि टोटल पैरेलल है, समांतर है, कोई टेपर नहीं है, इसलिए पैरेलल शंख की हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये जो आपका गिव हेड की होता है, कहीं पे जीव या गिव कहते हैं, गिव हेड की जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है तो मैंने आपको बताया था, जहां पर शाफ्ट और पुली को बार बार लगाने निकालने की जरूरत होती है, तो हम इसका यूज करते हैं क्योंकि इसे आसानी से लगाया और निकाला जा सकता है। तो इसका फिगर देख रहे होंगे आप, ये वाला है। ठीक है, ये हमारा की है, ये टेपर में होती है, आगे दिख रहा होगा सब कम हो गया, इधर चौड़ा, तो टेपर में होती है, 1 संबंधित 100 का टेपर होता है। ठीक है, और इसके इधर जो इसी को जीव हेड कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, गिव हेड। तो इसकी मदद से इसको लगाना और निकालना, देखिए दिखाया जा रहा है कि शाफ्ट में आधा खांचा कटा है और आधा हम में, तो इसमें अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इसको हेड की वजह से, इसको हेड की मदद से लगाना और निकालना आसान होता है। तो यह होती है हमारे गिव हेड की। ठीक है, वुडरफ की क्या होता है, तो यह भी मैंने आपको बताया था। वुडरफ की कुछ इस टाइप से बना होता है हमारा। इसका ऊपरी हिस्सा क्या होता है, मैंने बताया, तो ऊपरी जो हिस्सा होता है वो आयताकार होता है और इधर अर्धवृत्ताकार। तो इसलिए जो हमारी शाफ्ट होती है टेपर्ड शाफ्ट में यूज की जाती है, जहां इसे एडजस्टेबल भी थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर लेती है, इसलिए इसको एडजस्टेबल की भी कहते हैं। तो शाफ्ट में जो होता है हमारा अर्धवृत्ताकार खांचा काट दिया जाता है, लेकिन जो हब में होता है, चूंकि ऊपर का हिस्सा कैसा है, ऐसे पैरेलल टाइप में है, तो हब में
आयताकार खांचा ही कटता है, लेकिन शाफ्ट में अर्धवृत्ताकार खांचा कटा जाता है। यही हमारी क्या होती है, वुडरफ की होती है। टेपर शंक की मतलब यही शंक की नॉर्मल है, और इसी को अगर हम टेपर में बना दे तो टेपर हो जाएगा भाई, इसमें एक संबंधित सब का टेपर दे दे तो टेपर शंक की हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अच्छे से आपने देखा होगा मेरे ख्याल से, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सही से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी चीज़ें है, ठीक है। बाकी हर बार की तरह वही चीज़ मैं फिर बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।